हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है स्टोर भंडार विभाग, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके जेई एग्ज़ाम में, एडब्ल्यूएम एएमई के एग्ज़ाम में। वेलफेयर में सिर्फ फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेश्चन आता है, स्टोर से क्वेश्चन नहीं आता है। तो वेलफेयर के लिए फाइनेंशियल पढ़ना है। इसमें सभी जगह से क्वेश्चन दिए गए हैं, टेंडर से दिए गए हैं, बजट से दिए गए हैं, स्टोर से दिए हैं, स्क्रैप से दिए गए हैं, सभी जगह से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो ये सभी के लिए यूज़फुल है जो तैयारी करते हैं जेई की, एडब्ल्यूएम की, एएमई की, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले भी स्टोर का पीडीएफ आप लोगों को दिया गया था, उसी को थोड़ा सा और विस्तारित किया गया है, फिर से बनाया गया है इस पीडीएफ को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये है हमारा स्टोर डिपार्टमेंट। रेलवे के जो स्टोर होते हैं वो इस तरह के ही होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आयरन है, स्टील, पीतल, तांबा, ये सब चीज़ों की वस्तुएं स्टोर में रखी जाती है। प्लास्टिक्स है, एल्युमिनियम्स है, तो ये इस तरह से ही होते हैं, बोरी में भर के रखा जाता है। तो दिखने में तो वैसा ही लगेगा, हमारा शॉपिंग मॉल जैसा नहीं होता है स्टोर, ठीक है। तो स्टोर इस तरह से होते हैं। ये हमारा भारतीय रेलवे है। रेलवे आप जानते हैं कि 24/7 चलती है, 24 घंटे चलती है। और जब 24 घंटे जो रेलवे चलती है उसको, उसका जो निर्माण है, उसका रिपेयरिंग है, इन सब के कार्यों के लिए सामग्री जो है, मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है। और उसी के लिए स्टोर डिपार्टमेंट का स्थापना हर विभाग में किया गया है। हर वर्कशॉप में, सीएनडब्ल्यू में, छोटे छोटे यूनिट्स में भी स्टोर डिपार्टमेंट का स्थापना किया गया है। और रूल्स सबके एक ही हैं, ऐसा नहीं है कि सब जगह के रूल्स अलग हैं। ज़्यादा बड़ा स्टोर है तो वहाँ अलग अलग जो ये मटेरियल्स हैं उसके ज़्यादा अलग अलग रूल्स हैं। छोटा स्टोर है तो कम मटेरियल्स है तो वहाँ कम रूल्स फॉलो होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप तो समझ गए कि 24 आवर्स चलने के लिए स्टोर की आवश्यकता होती है। लेकिन ये तो परिभाषा है, ये तो थोड़ी जानकारी है। मेन हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि एग्ज़ाम हमारा क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए, इसको दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है। हमारा सभी मटेरियल आप दोनों लैंग्वेज में ही पाएंगे। तो इसमें कहा गया है कि वन ऑफ देम द स्टोर डिपार्टमेंट एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट विच इज़ प्रेजेंट एनीवेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और हर जगह मौजूद होता है। स्मॉल और बिग, आपको मैंने पहले भी बताया कि बड़े और छोटे होते हैं। एंड इट्स रोल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका रोल भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द वर्क ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट इज़ टू सप्लाई गुड्स विथ प्रॉपर क्वालिटी इन प्रॉपर टाइम। जो है मटेरियल की जो सप्लाई होती है, वस्तु की जो सप्लाई होती है, वो सही समय पर और सही क्वालिटी का जो वस्तु है वही सप्लाई किया जाता है। वेरियस टाइप ऑफ पार्ट्स एंड आइटम आर यूज्ड इन इंडियन रेलवे विच आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स ऑफ आइटम्स। दो भागों में इस आइटम्स को बांटा गया है। एक होता है स्टॉक आइटम और एक होता है नॉन स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम उसको कहा जाता है जो स्टॉक में रखा जाता है भारतीय रेलवे में, और नॉन स्टॉक आइटम उसको कहा जाता है जो स्टॉक में नहीं रखा जाता है, ज़रूरत पड़ने पर मंगाया जाता है। तो दो पार्ट में ये इसको डिवाइड किया गया है, स्टॉक आइटम और नॉन स्टॉक आइटम, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। इतना तो समझ गए होंगे। अभी हिंदी में हमने ये बात को बोल ही दिया तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टॉक आइटम, अब स्टॉक आइटम क्या होता है? सच आइटम वेयर आर ऑलवेज नीडेड कंजम्पशन इज़ रेगुलर विच हैव 8 डिजिट पीएल नंबर, यानी कि 8 डिजिट पीएल नंबर। तो स्टॉक वस्तुएं वे हैं जिनकी ज़रूरत जो है हमेशा पड़ती रहती है, जिसका जो यूज है वो रेगुलर है, खपत नियमित होती है, और 8 अंकों का पीएल नंबर स्टॉक आइटम को दिया जाता है। नॉन स्टॉक आइटम का कोई भी पीएल नंबर नहीं होता है। पीएल नंबर इसलिए दिया जाता है कि वस्तु की पहचान की जाए, और जो वस्तु स्टॉक में है ही नहीं उसको पहचान के लिए पीएल नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप इतना याद रखिएगा कि पीएल नंबर जो है सिर्फ स्टॉक आइटम का होता है, नॉन स्टॉक का आइटम का नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। चलिए, रिकॉर्डिंग चालू है। कभी कभी क्या होता है, बोलते हैं और रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होता है। तो हाँ, आइटम विच आर ड्रॉन एटलीस्ट 3 टाइम्स इन ए ईयर। एक साल में कम से कम 3 बार उसको ये ड्रॉ करना पड़ता है, लेना पड़ता है। उस कंजम्पशन वैल्यू एटलीस्ट 10,000 इन ए ईयर एंड
विच आर स्टॉक थ्रू स्टॉकिंग परफॉर्मेंस आर कॉल्ड स्टॉक आइटम। लगभग 10,000 जो है 10,000 वैल्यू का जो है इसका आवश्यकता पड़ती है एक साल में, तो उसी को स्टॉक आइटम कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है 10,000 नहीं, 15,000 20,000 भी हो सकता है, ये तो सिर्फ ये लिखा हुआ है। मेन उसका कॉस्ट होता है। आइटम तो कितने हो सकते हैं, समय के अनुसार उसका रेट भी बढ़ सकता है। जो अभी 10,000 का है 5 साल बाद वो 20,000 का भी हो सकता है। तो ये वैसे ही जानने के लिए परिभाषा है कि जिसकी खपत जो है एक वर्ष में 3 बार से ज़्यादा इसके यूज़ के लिए निकाला जाता है, और जिसको जो रेगुलर जो खपत होता रहता है उसी को स्टॉक वस्तुएं कहा जाता है, यानी कि स्टॉक आइटम। नॉन स्टॉक आइटम देखिए, आइटम विच आर नीडेड ओकेजनली। ओकेजन में होता है त्यौहार पर्व, लेकिन ओकेजनली मतलब यहाँ हो गया कि ज़रूरत पड़ गया। अब जैसे कोविड का जो पीरियड्स आया उसमें आपने देखा होगा कि कोच को आइसोलेट किया गया, बहुत सारे टेबल्स बनाए गए, कुर्सी बनाए गए, कोच को उस तरह से सजाए गए, उस तरह से तो उस काम के लिए जो कुछ सामान की आवश्यकता पड़ी उसको नॉन स्टॉक आइटम के थ्रू मंगाया गया और ओकेजनली उसको बनाया गया। उसी तरह से नॉन स्टॉक आइटम उसी को कहा जाता है। विच आर केप्ट इन स्टॉक इन अ स्टोर डिपार्टमेंट, वो स्टोर डिपार्टमेंट में रखा गया। विच आर परचेज्ड व्हेन नीडेड, दीज आइटम आर नीडेड टू मोस्ट 2 टाइम्स इन अ ईयर। ज़्यादा से ज़्यादा साल में 2 बार जिसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है, उसी को नॉन स्टॉक आइटम की श्रेणी में रखा गया। और इसको पीएल नंबर नहीं होता है, ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी पीएल नंबर। तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग। नॉन स्टॉक आइटम को तो हमने पढ़ लिया, हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसी में आपको समझा भी दिया। द कंजम्पशन वैल्यू इज़ लेस देन 10,000 इन अ ईयर एंड डिमांड लेटर इज सेंट व्हेन द आइटम आर नीडेड, दे कॉल नॉन स्टॉक आइटम। ये तो हमने बता दिया। आगे देखते हैं। प्राइस लिस्ट नंबर क्या होता है। देखिए, प्राइस लिस्ट नंबर जानना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसमें हर एक अंक का कुछ मीनिंग होता है। जैसे आपने वैगन में, कोच में जो कोच का नंबर होता है, वैगन का नंबर होता है, उसका आप नंबर आपको मालूम होगा। यहाँ आपको जानकारी दी गई है, उसका मटेरियल भी दिया गया है। तो आपने नंबर कोच का जो 11 डिजिट वैगन के नंबर होते हैं, 5 6 या 4 डिजिट कोच के जो नंबर होते हैं, सब एक एक डिजिट का कुछ मीनिंग होता है। उसी तरह पीएल नंबर में 8 जो डिजिट होते हैं उसका भी कुछ मीनिंग होता है। तो प्राइस लिस्ट नंबर इट्स ऑल्सो कॉल्ड पीएल नंबर as the number of item is large and it is very important to identify them, so every item is given a PL number of 8 digit। मतलब इसे PL नंबर कहा जाता है क्योंकि इसकी जो संख्या होती है अधिक होती है। जैसे बहुत सारे स्टोर में बहुत सारे आइटम्स रखे गए हैं, कुछ लोको के लिए हैं, कुछ डेमो के लिए हैं, कुछ मेमो के लिए हैं, कुछ कैरेज वे के लिए है, कुछ जो आईसीएफ कोचेस है उसके लिए है, कुछ वंदे भारत भी अब आ गया है उसके लिए भी होंगे। तो कुछ जनरली आइटम्स हैं, उन सब को पहचानने के लिए एक पीएल नंबर दिया गया है, ठीक है, इसीलिए इसको पीएल नंबर कहा जाता है, प्राइस लिस्ट नंबर। चलिए आगे देखते हैं। इन विच द फर्स्ट 2 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए पीएल नंबर में जो 8 डिजिट होते हैं उसमें फर्स्ट 2 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से, ठीक है, ये अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो ये आपका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ठीक है। तो लेफ्ट से, इधर से फर्स्ट 2 डिजिट क्या करता है, ग्रुप को दर्शाता है, ग्रुप को। और अगले जो 2 डिजिट बचेगा, 2 तो 1 हो गया, 1 2 हो गया, फिर तीसरा और चौथा जो डिजिट होगा वो ग्रुप को, सब ग्रुप को दर्शाएगा। ये हो गया मेन ग्रुप, और ये हो गया सब ग्रुप। तीसरा और चौथा सब ग्रुप को दर्शाएगा। बाकी 5वां 6ठा और 7वां वस्तु का जो सीरियल नंबर होगा वो दर्शाएगा, और लास्ट का जो 8वां होगा वो चेक डिजिट होगा। चेक डिजिट निकालने का फॉर्मूला भी है वो भी आपको अभी बताया जाएगा। एक नोट भी है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। मॉडुलस मेथड इज़ यूज टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ प्राइस लिस्ट। इसको जो है जो प्रामाणिकता की जांच के लिए इसमें जो मेथड अपनाया गया है उसको मॉडुलस मेथड कहा जाता है, ठीक है। विच अथॉरिटी ऑफ प्राइस लिस्ट चेक बाय टेकिंग आउट चेक डिजिट। इसको चेक करने के लिए जो मेथड अपनाया गया है उसको
मॉडुलस मेथड कहा गया है। ठीक है, तो ये हमने आपको हिंदी में बता दिया, हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फॉर दिस ऑल द 7 नंबर आर मल्टीपल बाय 2 फ्रॉम, देखिए इसको चेक डिजिट निकालने के लिए हमने कोई भी एक मूल्य सूची संख्या लिख लिया। आप जहाँ भी स्टोर में यदि होंगे, ठीक है, सब लोग स्टोर में तो नहीं होंगे, लेकिन स्टोर का कोई भी पीएल नंबर निकालिएगा। ठीक है, यही नहीं, दूसरा पीएल नंबर निकालिएगा, ताकि आपको पता चले कि ये भी सही मेथड अपनाया गया है। तो कोई भी पीएल नंबर लिखेंगे, उसका 8 डिजिट लिखेंगे, हमने ये 8 डिजिट लिख लिया। ठीक है, ऑल द 7 नंबर आर मल्टीपल बाय 2, 7 जो नंबर बचा, 8वां डिजिट को छोड़ देना है, क्योंकि वो तो हमको प्राप्त करना है, निकालना है, फाइंड करना है। तो 7 जो डिजिट बच गए उसको लिखना है और सम में 2 से गुना करना है। ठीक है, सम में क्या करना है, मल्टीपल बाई 2 फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं साइड से। ठीक है, दाएं साइड से गुना करना है। चलिए, फ्रॉम द राइट साइड एंड डिजिट गोइंग अपवर्ड एक्सेप्ट द चेक डिजिट, दे ऑल देम आर एडेड डिवाइडेड। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसको उन डिवाइडेड बाय 11, उन सबको देन ऑल द एडेड, और सबको जोड़ना है और डिवाइड करना है 11 से। जो शेष, जो रिमाइंडर बचेगा वही चेक डिजिट होगा, यही आपको कहा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे यहाँ से निकाला गया है मूल्य सूची। ये जो प्राइस लिस्ट नंबर है वो कैसे निकाला गया है। पहले जो प्राइस लिस्ट नंबर था वो 30012204 था, 30010204 था। चलिए, 2 की संख्या और बढ़ते हुए संख्या से इसको हम लोग गुना करके देखते हैं। तो पहला डिजिट जो होगा, चेक डिजिट को छोड़ देना है। जैसे इसमें 8 डिजिट लिया गया और इसमें इस चेक डिजिट को, जो लास्ट में 4 था, उसको हमने छोड़ दिया। यहाँ क्रॉस लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, क्रॉस लिखा हुआ है। उसके बाद पहला जो अंक होगा, पहला हमारा अंक इधर है, राइट साइड से शुरू करना है। तो पहला 0 है तो इसमें 2 से गुना करेंगे। दूसरा 2 है, इसमें 3 से गुना करेंगे। तीसरा 6 है, इसमें 4 से गुना करेंगे। चौथा 1 है, इसमें 5 से गुना करेंगे। और छठा 0 है, इसमें 6 से गुना करेंगे। ठीक है, छठा नहीं, वो पहला 0 है, दूसरा 2 है, तीसरा 6 है, चौथा 1 है, पाँचवा 0 है, छठा 0 है और सातवां 3 है। इस सब में 1 से बढ़ते हुए क्रम में गुना करेंगे और उसको लिखेंगे। ठीक है, 0 में हमने 2 से गुना किया, ये जो 0 है, तो ये पहला जो इसका डिजिट है ये वाला, इसमें 2 से गुना किया गया। तो 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 में 2 से गुना किए तो 6 आ गया। फिर 6 में 4 से गुना किए तो 24 आ गया। फिर 5 में 1 से गुना किए तो 5 आ गया। फिर 6 में 0 से गुना किए तो 0 हो गया। फिर 7 में 0 से गुना किए तो 0 हो गया। और 8 में 3 से गुना किए तो 24 हो गया। इन सब को जोड़ना है। 24 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29। 29 में 24 जोड़ेंगे और उसमें फिर 6 भी जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 59। और उसमें 11 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। और आप देख सकते हैं लास्ट का जो चेक डिजिट है वो 4 है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, फिर से सुन लीजिए। पीएल नंबर के 8 डिजिट को लिखना है, उसमें से चेक डिजिट को छोड़ देना है। उसके बाद राइट साइड से 2 से स्टार्ट करना है। फिर उसको बढ़ते क्रम में राइट टू लेफ़्ट करना है। 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से गुना करना है। ठीक है, और उसी को लिखना है और जोड़ना है। जोड़ के फिर 11 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा वही चेक डिजिट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चेक डिजिट तो आप समझ गए। सो दिस प्राइस नंबर इज़ करेक्ट, मूल्य सूची क्या हो गया, सही आ गया। आगे देखते हैं। यूनिफाइड प्राइस लिस्ट नंबर, एक यूनिफाइड प्राइस लिस्ट नंबर भी होता है। इट इज़ ए सिस्टम अंडर विच द फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ पीएल नंबर इंडिकेटिंग द ग्रुप एंड सब ग्रुप। पहला 4 जो डिजिट है वो ग्रुप और सब ग्रुप को बताता है, यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट, यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट जो हमने अभी लिया उसमें मेन ग्रुप, और उसके बाद के जो 2 डिजिट लिया वो सब ग्रुप, उसके बाद के जो 3 नंबर है वो सीरियल नंबर, और लास्ट का तो चेक डिजिट होता ही है। विल बी एडॉप्टेड, ये जो है यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। 4 डिजिट ऑफ द पीएल नंबर इंडिकेटिंग द ग्रुप एंड सब ग्रुप विल बी एडॉप्टेड यूनिफॉर्मली
ऑन ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट सो दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टोर इज सेम एनीवेयर। हमने पहले भी बताया था कि इस तरह से पीएल नंबर लिया जाता है कि सभी जगह उसका जो है सेम रहे, क्योंकि पूरे भारतीय रेलवे में वही नियम फॉलो करने के लिए ये रूल्स बहुत ज़रूरी था। चलिए अब देखिए, जो आपने सब ग्रुप और मेन ग्रुप का जो नाम सुना उसमें देखिए, अब सब ग्रुप जो जो ग्रुप होता है हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वस्तु किस ग्रुप का है। तो अगर प्राइस लिस्ट में जो फर्स्ट 2 डिजिट होगा 0 से लेके 9 तक होगा तो उसको हम लोग स्टीम लोको स्पेयर कहेंगे, ठीक है। 10 से लेके 19 तक होगा, 10 से लेके 19 तक होगा तो 10 से लेके 19 तक अगर उसके नंबर होंगे तो वो डीजल लोको के स्पेयर जो पार्ट्स हैं उसका जो मेन ग्रुप है वो रखा जाएगा 10 से लेके 19 तक। इलेक्ट्रिक लोको स्पेयर अगर पार्ट्स हैं तो वो 20 से लेके 29 तक होगा। इसी तरह सबके पार्ट्स हैं, सबके सीरियल नंबर है, इससे आप पहचान पाएंगे कि कौन सी वस्तु का ये पीएल नंबर है, इस पीएल नंबर का वस्तु है वो क्या है, ठीक है। ये तो मेन ग्रुप हो गया, एक सब ग्रुप भी होता है, ठीक है, तो उससे उसकी पहचान की जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सम अदर स्टोर विच आर प्रीवेलेंट इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में जो है जो स्टोर है उसकी जो परिभाषा है, बहुत सारा उसका नाम है, वो अन्य और भी है, वो भी हम लोग अब देखेंगे और उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। ये जो आपका जो ग्रुप दिखाया गया था ये ग्रुप से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये ग्रुप आपको याद होना चाहिए कि कौन से ग्रुप के कौन से क्वेश्चन हैं। पहले देखते हैं इमरजेंसी स्टोर। इमरजेंसी स्टोर, स्टोर विच आर कंस्टेंटली इन डिमांड एंड डू नॉट रिक्वायर रिन्यूअल। ऐसा जो ये वस्तु है इमरजेंसी स्टोर, इसका रेगुलर ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, और इसको रिन्यू करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। विच डू नॉट नॉर्मली डिटेरियोरेट, हाँ ठीक है, हाउएवर टू बी केप्ट इन स्टॉक टू मीट इमरजेंसीज सच एज दोज ड्यू टू वियर एंड टीयर और अनएक्सपेक्टेड फॉल एंड विच आर नॉट इजली अवेलेबल। एग्जाम्पल के लिए देखिए, नट बोल्ट है, ग्रीस है, ऑयल है, पिन है, बुश होता है, प्लाईवुड ईटीसी, ये सब क्या है, इमरजेंसी स्टोर है जिसको जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है, और इनको इमरजेंसी में इसका यूज करने के लिए स्टॉक में रखा जाता है और रखने की आवश्यकता है। ये इसमें जो टूट फूट होता है बहुत कम होता है, ठीक है, और आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ये सब इमरजेंसी स्टोर हैं। ये सब इसको क्या कहा जाता है, इमरजेंसी स्टोर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं, दूसरा टॉपिक। मूवेबल सरप्लस आइटम, एक ऐसा आइटम होता है जो मूवेबल सरप्लस आइटम स्टोर की परिभाषा में उसको कहा जाता है, ठीक है, और वो ऐसा आइटम होता है कि आइटम ऑफ द स्टोर विच हैव नॉट बीन यूज्ड इन द लास्ट 24 months बट मे बी यूज्ड इन द नियर फ्यूचर। मतलब 24 महीने से इसका इस्तेमाल तो नहीं हुआ है लेकिन निकट भविष्य में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी को मूवेबल सरप्लस आइटम कहा जाता है। तो ये हो गया मूवेबल सरप्लस आइटम। स्टोर के डिपार्टमेंट में का जो डिपार्टमेंट्स हैं इसकी तैयारी के लिए आपको बहुत सारी परिभाषाएं हैं, इतनी परिभाषाएं हैं कि उसको पढ़ने में बहुत समय लग गया है और बनाने में बहुत टाइम लगा है। तो उसको बहुत सारे ऐसी परिभाषाएं हैं जो ऑब्जेक्टिव में भी उसको कवर कर दिया गया है, लेकिन जो ऐसे हैं जो बहुत फेमस हैं और जिसकी ज़्यादा जो ज़रूरत है ये प्रिपरेशन के दौरान, तो उसको ऐसे अलग से एग्जांपल करके दिया गया है इस तरह से। एक होता है डेड सरप्लस आइटम। डेड सरप्लस आइटम क्या होता है, आइटम ऑफ स्टोर विच हैव नॉट बीन यूज्ड इन लास्ट 24 months। लास्ट जो है 24 महीने से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है एंड आर लाइकली टू बी यूज्ड इन नेक्स्ट 24 months, और जो है अगले 24 महीने में इसका इस्तेमाल होने की संभावना है, इसी को डेड सरप्लस। 24 महीने तक भी इसकी होने की संभावना नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको डेड सरप्लस आइटम कहा जाता है। मतलब 2 साल पहले से यूज नहीं हुआ और आगे 2 साल भी यूज इसका इस्तेमाल नहीं होगा, उसी को डेड सरप्लस आइटम कहा जाता है। तो ये हो गया डेड सरप्लस आइटम।
उसके बाद एक इम्प्रेस्ड स्टोर होता है। इम्प्रेस्ड, इसका बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है हर रेलवे में, छोटे छोटे यूनिट में, बड़े बड़े यूनिट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होता है कि अभी ज़रूरत है और अभी मंगाना है, ठीक है, तो उसको उसी को मंगाने के लिए इम्प्रेस्ड स्टोर कहा जाता है। दिस आइटम आर केप्ट इन स्टोर इन स्टॉक इन एडवांस फॉर डेली नीड्स। दीज आर केप्ट फॉर रिपेयर एट रनिंग शेड, ट्रेन, टेस्टिंग स्टेशन, etc. दीज आर इम्प्रेस स्टोर ऐसे आइटम जो रोज़ाना ज़रूरतों के लिए अग्रिम स्टॉक में रखे जाते हैं। ये रनिंग शेडो, गाड़ी, स्टेशन आदि के लिए काम आते हैं। इम्प्रेस्ड स्टोर, हाँ, तो ये है इम्प्रेस्ड स्टोर। आइटम विच आर केप्ट इन स्टॉक इन एडवांस फॉर डेली नीड्स। डेली नीड्स, डेली की जो ज़रूरतें होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसको जो है रनिंग शेड या इस सब में रखा जाता है। इसको बहुत ही इसका जो है यूज होता है, हमने पहले ही बताया। तो ये है इम्प्रेस्ड स्टोर। आगे देखते हैं स्पेशल स्टोर। These are store of those items which are used for special purpose and generally sent directly to the demander without being stored। मतलब ये उन वस्तुओं का भंडार है जिसका विशेष प्रयोजन के लिए स्पेशल केसेस में यूज़ किया जाता है, बिना स्टोर किए सीधे मांगकर्ता के पास इसको भेजा जाता है। इसी को स्पेशल स्टोर या विशेष स्टोर कहा जाता है। एक होता है ऑर्डिनरी स्टोर। ऑर्डिनरी स्टोर आइटम विच आर डिमांड लाइक ग्रीस, ऑयल, प्लाईवुड, वाशर, नट, बोल्ट, स्प्रिंग, पिन, ब्रेक गियर, बुश, etc. ये सब का हो गया ऑर्डिनरी स्टोर, जो आइटम इनकी मांग होती रहती है, ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी स्टोर में आ गया। एक हो गया रिटर्न स्टोर। रिटर्न स्टोर, दीज आर आइटम ऑफ द स्टोर विच आर रिटर्न टू द स्टोर आफ्टर यूज लाइक स्क्रैप, पेंट, ग्रीस, ऑयल, एम्प्टी कंटेनर्स, etc. ये जो ऐसे हैं आइटम है जिनका प्रयोग होने के बाद बचा हुआ आइटम स्टोर को वापस कर दिए जाते हैं, जैसे स्क्रैप, पेंट, ग्रीस, ऑयल, इसी को कहा जाता है रिटर्न स्टोर। उसके बाद एक स्टोर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन स्टोर में जो सामान है उसकी सुरक्षा के लिए, उसको सही इस्तेमाल के लिए उसका एक तरीका अपनाया गया है जिसको इन्वेंट्री कहा जाता है, इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। तो इन्वेंट्री इज़ रिलेटेड टू गुड्स विच आर नॉट बीइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्वेंट्री से खूब क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, तो इसको आप समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इन्वेंट्री इज रिलेटेड टू गुड्स विच आर नॉट बीइंग यूज एंड ड्यू टू विच द मनी इज़ ब्लॉकेड। इसको जो है इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया है कि जो सामान है उसको सही समय पर प्रयोग में लिया जाए, उसमें जो सामान को मंगाने में जो पैसा खर्च हुआ है वो ब्लॉक ना हो। अब जैसे 10 सामान की, किसी भी 10 आइटम की ज़रूरत है, इसको एक साल में हम लोग 10 सामान ही यूज़ करते हैं और एक साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है और वही सामान हम 100 मंगा लिया, ठीक है, तो बाकी 90 तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इन्वेंट्री कंट्रोल का ये रूल है कि जितना ज़रूरत है उतना ही मंगाना है, उतना ही इस्तेमाल करना है, उतना ही रखना है, सब कुछ इसमें रूल में फॉलो किया गया है। इसी को इन्वेंट्री कंट्रोल कहा जाता है, इन्वेंट्री कंट्रोल। इट इंक्लूड न्यू मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स बीइंग मैन्युफैक्चर, कंज्यूमेबल आइटम्स, स्पेयर पार्ट्स, स्क्रैप, etc. इसमें सभी आते हैं जो सामान रेडी होके स्टोर में रखा गया है, जो प्रोडक्शन यूनिट में रेडी हो रहा है, या जो कच्चे मटेरियल, यानी कि जो कच्चे मटेरियल, आयरन को भी कच्चे मटेरियल कहा जाता है, जब तक उस आयरन से उस जो पार्ट्स हैं वो बन नहीं जाए तब तक वो कच्चे मटेरियल ही होते हैं। तो कच्चे मटेरियल जो है वो भी ये सारे इन्वेंट्री के अंतर्गत आते हैं, जो रेडी हो गया है, जिसका यूज हो गया है, जो यूज होने वाला है, जो बनने वाला है, जो यूज होके स्क्रैप हो गया, वो सारे इन्वेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। इसलिए क्योंकि स्क्रैप भी इन्वेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत इसलिए रखा गया है कि स्क्रैप, जो हमारी भारतीय रेलवे में स्क्रैप जो है वो पूरे आयरन्स हैं या ऐसे मटेरियल्स हैं जो ख़राब हो सकते हैं, लेकिन सही समय पर उसका नीलामी अगर हो गया, बिक गया, तो उससे पैसे जो अर्निंग हुआ वो रेलवे के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो उसको भी इन्वेंट्री कंट्रोल में रखा गया है। द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री टू मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ ऑल दीज गुड्स सो दैट कैपिटल इज़ नॉट ब्लॉकेड एंड इक्विपमेंट इज़ प्रॉपरली, ठीक है, पूंजी ब्लॉक नहीं होना चाहिए और इक्विपमेंट जो है उसका सही इस्तेमाल हो, उसी के लिए इन्वेंट्री कंट्रोल लिया गया है। आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो गया होगा, उसको हिंदी में पढ़ूंगा। इन्वेंट्री का संबंध उस सामान से है जो प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है
और जिसकी वजह से पैसा ब्लॉक हो गया है। इसमें कच्चा माल, तैयार माल, बन रहा माल, खपत योग्य मद, स्पेयर पार्ट्स, स्क्रैप इत्यादि सभी इन्वेंट्री का हिस्सा है। इन्वेंट्री का उद्देश्य सभी सामानों का सही उपयोग करना है ताकि पूंजी ब्लॉक नहीं हो, उपकरणों का सही प्रयोग हो। ठीक है, अब देखते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत ABC एनालिसिस भी आता है। ABC एनालिसिस इसमें क्या है कि वस्तुओं को 3 पार्ट में बांटा गया है। ABC जो ज़्यादा महंगा आइटम है, ज़रूरी का आइटम है, उसको A कैटेगरी में, उससे थोड़ा सस्ता आइटम है और उससे कम ज़रूरी का है उसको B कैटेगरी में, और सबसे सस्ता और सबसे कम ज़रूरत का या जो दिखने में बहुत ज़्यादा हो लेकिन इसका कॉस्ट जो है सबसे कम हो, उसको C कैटेगरी में रखा गया है। तो ABC एनालिसिस under this the stock item are divided into 3 parts on the basic of annual consumption। तो वार्षिक खपत के हिसाब से इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। दिस एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन पेट्रियो प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच इन मेनी सिचुएशंस मेजॉरिटी ऑफ एक्टिविटी इज गवर्न बाय वेरी फ्यू एट्रीब्यूट्स। तो ABC विश्लेषण इसके अंतर्गत स्टॉक किए गए मदों को वार्षिक खपत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यह विश्लेषण जो है पेरेटो सिद्धांत पर आधारित है। जैसे आपने PL नंबर का हमने बताया था, उसी तरह ये भी है, पेरेटो सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार कई स्थितियों में अधिकांश गतिविधि बहुत कम विशेषताओं द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं A क्लास। ये भी आपको, ये तीनों A और B C क्लास से खूब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। A क्लास सच आइटम whose annual usage is more than 50,000 are kept in this category। इसका जो है एनुअल जो वार्षिक खपत है वो 50,000 से ज़्यादा है। ठीक है, दिस आइटम ऑफ दिस कैटेगरी आर गिवन ए हाईएस्ट इम्पोर्टेंस। इसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अबाउट 5% ऑफ टोटल स्टॉक आइटम, जितना आइटम होगा उसका 5% ही आइटम इसमें इस्तेमाल होगा। मतलब समझिए कि 100 आइटम हमने खरीदा। ठीक है, आप घर के ही सामान अगर खरीदने जाते हैं तो 100 आइटम यदि आपने खरीदा तो 5% आइटम होगा जो बहुत ही कॉस्टली होगा। जैसे आप काजू खरीद लिया, ठीक है, पिस्ता बादाम खरीद लिया, वो बहुत महंगा होगा लेकिन उसका जगह भी बहुत कम होगा, एक झोले में कोने में आ जाएगा। और उसी आइटम खरीदने के दौरान आपने चावल खरीदा, आटा खरीदा, तो वो क्या है, जगह ज़्यादा लेगा लेकिन पैसा उसमें कम लगेगा। तो उसी के आधार पर इसको बांटा गया है। जो ज़्यादा कम जगह लेके और ज़्यादा पैसा ले वो A कैटेगरी। तो 5% ऑफ टोटल स्टॉक आइटम होता है। टोटल जो इसका कॉस्ट होता है, जैसे 100 रुपये हमने खर्च किया तो 5% 5 रुपये हैं। जो इसका टोटल आइटम 100 आइटम है, इसमें 5% ही आइटम होगा, लेकिन इसका जो दाम मूल्य होगा वो 70% होगा, 70 रुपये। 100 रुपये अगर हमने खर्च किया तो 70 रुपये उसमें उसी में लग गए 5% में। तो उस आइटम को A कैटेगरी आइटम कहा गया है। हमने कई वीडियोज़ में भी ये बातें आपको बताई थी। फॉर द पर्पस ऑफ इवेंट, ये हमने लिख लिया, ये आप समझ गए होंगे, ये तो हमने पढ़ दिया। फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल A कैटेगरी आइटम आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन्वेंट्री कंट्रोल के हिसाब से A कैटेगरी आइटम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देयरफॉर दे आर क्लोजली मॉनिटर्ड एट हाईएस्ट लेवल एट वेरी फ्रिक्वेंटली ट्रेवल्स। इसको जो है हाईएस्ट लेवल पर इसका निगरानी किया जाता है। ठीक है, स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ A कैटेगरी आइटम इज कैरिड आउट एवरी 6 मंथ। 6 महीने पर इसका वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली आइटम होता है, तो इसका जो वेरिफिकेशन होता है वो 6 महीने पर किया जाता है। B कैटेगरी जो आइटम होते हैं इसका एवरी ईयर वेरिफिकेशन किया जाता है, और C कैटेगरी में जो आइटम आते हैं उनका 2 साल पर वेरिफिकेशन किया जाता है। चलिए, ये हमने पढ़ लिया है, फिर से देखते हैं। ऐसे मद जिनकी वार्षिक उपयोग 50,000 से अधिक हो इस श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के मदों को सर्वाधिक महत्ता दी गई है। कुल स्टॉक आइटम में से 5% की वस्तु के मूल्य, कुछ आइटम में से 5% ही होगा लेकिन इसका मूल्य 70% हिस्सा बनाते हैं। इन्हें A श्रेणी वस्तुएं कहा गया है। इन्वेंट्री नियंत्रण के उद्देश्य से A श्रेणी वस्तुएं सबसे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें बहुत लगातार अंतराल पर उच्चतम स्तर पर बारीकी से निगरानी की जाती है।
स्टॉक सत्यापन जो इसका होता है, ए श्रेणी वस्तु का हर 6 महीने में होता है और बी श्रेणी का हर 1 साल पर होता है और सी श्रेणी का हर 2 साल पर होता है। उसके बाद बी कैटेगरी आइटम आप देख सकते हैं। बी कैटेगरी आइटम उसको कहा है जो टोटल आइटम का, ये तो 10,000 50,000 बाद में समय के अनुसार बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन टोटल आइटम का 20% ये होता है, ठीक है, टोटल आइटम का 20% होता है और टोटल आइटम का 15% होता है और उसका वैल्यू जो होता है, कॉस्ट जो वैल्यू होता है, टोटल वैल्यू का 20% होता है। यानी 100 रुपये में 20 रुपये खर्च हो गया बी कैटेगरी आइटम पर, लेकिन जो उसका आइटम होगा वो 15 आइटम हो जाएगा 20 रुपये में ही, ठीक है। तो वो हो गया बी कैटेगरी आइटम। इसका जो वेरिफिकेशन हमने आपको बता दी, 1 साल में क्या आता है, कुल सामान का 15% सामान होगा और कुल पैसे का 20% इसमें पैसा लगेगा, वो हो गया बी कैटेगरी आइटम। ए में तो आप जान गए कि कुल सामान का 5% होगा और पैसा जो उसमें खर्च होगा कुल मूल्य का 70% उसमें खर्च होगा, ठीक है। तो सी कैटेगरी अब आइटम हम लोग देखते हैं। बी कैटेगरी वाले हमने बता दिया, सी कैटेगरी देखते हैं। आइटम हुज एनुअल यूजेज वैल्यू इज लेस देन 10,000, ये तो समय के साथ बदल जाएगा। टोटल सामान का 80% ये होगा, 100 सामान खरीदे तो 80 सामान सी कैटेगरी का होगा, लेकिन वैल्यू जो होगा पैसा केवल 10 रुपये ही उसमें लगेगा, यानी 10% ही लगेगा, उसको सी कैटेगरी आइटम कहा गया है, ठीक है। तो ये सी कैटेगरी आइटम था। आगे देखते हैं, नोट भी है, नोट भी हम लोग देखते हैं। टू अचीव बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है और आने की संभावना है। एक टू अचीव बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये लिख के पूछेगा ये क्वेश्चन में, ऐसे जनरली पूछा जाता है। तो जो वेरिफिकेशन होता है 6 महीने 1 साल और 2 साल एबीसी का वो लगाएंगे, लेकिन ये अगर लिखा जाता है क्वेश्चन में कि बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर के हिसाब से ए कैटेगरी आइटम का जो वेरिफिकेशन होगा वो 3 महीने में ही होगा, बी कैटेगरी का जो आइटम का वेरिफिकेशन होगा वो 6 महीने में ही होगा और सी कैटेगरी का जो आइटम का वेरिफिकेशन होगा वो 12 महीने में होगा, यानी कि पहले की तुलना में आधा, ठीक है। पहले ए कैटेगरी का जनरली जो है 6 महीने में होता था तो यहाँ 3 हो गया, बी कैटेगरी का 12 महीने होता था तो यहाँ 6 हो गया और सी कैटेगरी का 2 साल था तो यहाँ 12 महीने यानी 1 साल हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यही बात हिंदी में लिखा हुआ है। अब एक होता है कि वेद एबीसी एनालिसिस है, एक वीईडी एनालिसिस होता है जिसको कि वेद एनालिसिस भी कहा जाता है। इसमें वी का मतलब हो गया वाइटल, ई का मतलब हो गया इसेंशियल और डी का मतलब हो गया डिजायरेबल, ठीक है। इसमें क्या है, उसी तरह का ये भी एक वर्गीकरण ही है। एबीसी क्लासिफिकेशन इज वन ऑफ द, चलिए रिकॉर्डिंग चालू है। एबीसी क्लासिफिकेशन इज वन ऑफ द बेसिक ऑफ कंजम्पशन वैल्यू ऑफ एन आइटम and does not give any importance to the activity of the item and therefore only ABC classification is not adequate। मतलब बोला जा रहा है कि ABC जो एनालिसिस है वो पर्याप्त नहीं है, वेद एनालिसिस की भी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि जो वस्तु की जो गंभीरता है उसके मूल्य के आधार पर इसको कोई महत्व नहीं देता है, इसलिए ABC वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है। वेद विश्लेषण भी एक उपकरण है जिसका उपयोग सेवा स्तर को मापने और स्टॉक आउट से बचने के लिए किया जाता है। तो आप वेद एनालिसिस देख लिए। वेद एनालिसिस इतना ही नहीं है, और भी है, हम उसको करेंगे क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिक ऑफ क्रिटिकली ऑफ आइटम इज नोन एज VED, यानी वेद वेयर द आइटम आर क्लासिफाइड एज वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। VED में V का मतलब हो गया वाइटल, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। मैं पिछले 5-6 सालों से आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जेई बना रहा हूँ, AWM में बना रहा हूँ। सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में होते हैं कि कौन सा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है, और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको ज़रा ज़्यादा फोकस किया जाता है मटेरियल में। तो ये क्वेश्चन आ गया है कि VED में V का क्या अर्थ होता है, ठीक है। E का भी पूछ सकता है, D का भी पूछ सकता है, तो ये आप जान लेना है, वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। तो वस्तु की गंभीरता के आधार पर किए गए वर्गीकरण में VED के रूप में जाना जाता है। वस्तु को महत्वपूर्ण, आवश्यक और वांछनीय, V का मतलब हो गया वाइटल जिसका महत्वपूर्ण अर्थ हो गया, E का हो गया एसेंशियल इसका आवश्यक हो गया, और डिजायरेबल का हो गया वांछनीय। ये 3 भागों में बांटा गया, 3 चलिए। वाइटल आइटम आर दोज आइटम विच आर वेरी क्रिटिकल ऑफ
operations and do not permit any corrective times, i.e. they cannot be procured of the shelf if they are not available। मतलब ये हुआ कि जो वाइटल आइटम है वे हैं जो परिचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सुधारात्मक समय नहीं देते, यानी अगर आप वे उपलब्ध नहीं हैं तो उन्हें शेल्फ से ख़रीदा नहीं जा सकता है। जैसे रेलवे में जो उपकरण हैं वो बाहर तो मिलते हैं, इसे जनरली नहीं मिलते हैं, तो उसी को वाइटल आइटम कहा गया है। इसेंशियल आइटम उसको कहा गया है जो कम महत्वपूर्ण है और बिना कुछ दिनों तक काम नहीं चल सकता है। शेष सभी वस्तुओं को डिज़ायरेबल वस्तु के रूप में जाना गया है, माना गया है। ठीक है, तो आपने वाइटल, इसेंशियल, डिज़ायरेबल ये सारे आपने देख लिया। ठीक है। वाइटल आइटम के कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे ट्रांसफार्मर है, व्हील्स हैं, बोगी है, पेंटोग्राफ्स हैं, सीबीसी है जो सेंटर बफर कपलर कहा जाता है, बफर है, क्रैंक शाफ्ट है, ये सब क्या है वाइटल आइटम्स हैं। ये बाहर में मिलते ही नहीं है जल्दी से, कौन रखेगा। ठीक है, रेलवे के जो स्टोर में उपलब्ध हैं तो बाहर कौन रखेगा। इसेंशियल दीज आर आइटम without which the equipment may work but these less efficiency and there is a time left of corrective action। एग्जाम्पल देखिए, मतलब वे वस्तुएं जिनके बिना उपयोग कम दक्षता के आधार पर कर सकता है, सुधारात्मक कार्रवाई के लिए समय बचाता है। उदाहरण के लिए देख, ग्रीस है, चिकनाई वाले जो तेल हैं, लुब्रिकेंट ऑयल जिसको कहा जाता है, जिससे कि मोबिल भी आप गाड़ी अगर चलाते होंगे तो उसमें जो लुब्रिकेंट ऑयल है आप डालते होंगे। वॉल्व के OH, ठीक है, ओवरहॉलिंग के लिए जो OH है, किट है, ये सब जो है इसेंशियल वस्तु में आते हैं। उसके बाद डिजायरेबल, दीज आर द आइटम विदाउट विच द इक्विपमेंट में वर्क विथ मच मोर इफिशेंसी द इसेंशियल आइटम्स। मतलब वे वस्तुएं जिनके बिना उपकरण आवश्यक वस्तुओं की तुलना में अधिक दक्षता के साथ काम कर सकता है। ठीक है, ज़्यादा इफिशेंसी के साथ काम कर सकता है। और उसके जब वो डिजायरेबल आइटम के साथ, जैसे कोच में यात्री सुविधाओं के लिए की वस्तुएं हैं, जैसे कि पेंट, ये सब जो है इस डिजायरेबल आइटम में आता है। एक ABC एनालिसिस हो गया, एक वेद एनालिसिस हो गया, एक FSN एनालिसिस भी होता है, जिसका F का मतलब हो गया फास्ट, S का मतलब हो गया स्लो एंड N का हो गया नॉन मूविंग आइटम्स। ठीक है, इन दिस सिस्टम द आइटम इज कैटेगराइज्ड एज फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स। ठीक है, जो हमने आपको भी बताया। स्पेसिफिक अटेंशन इज गिवन ऑन फास्ट मूविंग आइटम सो दैट दे डू नॉट गो आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, तेज़ी से गति से चलने वाली वस्तुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि स्टॉक से बाहर हो। अब जिसको हमेशा इस्तेमाल में लाया जा रहा है और वो स्टॉक से बाहर चला गया तो काम रुक सकता है उसके बगैर, इसलिए उसको फास्ट आइटम कहा गया। उसके बाद जो कम स्लो चला उसको स्लो, नॉन मूविंग बहुत कम चला उसको नॉन मूविंग, इस तरह से तीनों को रखा गया है। फास्ट मूविंग आइटम में कुछ एग्जांपल हैं जो आप देख सकते हैं। फ्यूल इंजेक्शन पंप है, सर्किट ब्रेकर्स है, OH किट्स हैं, ब्रेक बॉल्व हैं, ब्रेक ब्लॉक्स हैं, कार्बन ब्रश हैं, ETC। ये सारे फास्ट आइटम हैं। ठीक है, हिंदी वाले भी आप पढ़ सकते हैं, वही परिभाषा है, घुमा फिरा के सेम ही है। स्लो मूविंग जो आइटम्स हैं उसमें जो है FIP सपोर्टिंग कवर्स है, क्रैंक केस कवर है, सपोर्टिंग क्लैंप है, इलेक्ट्रिक केबल्स हैं, लोको पर्पस के जो पार्ट्स हैं वो हैं, वो नॉन मूविंग आइटम्स हैं, कम इसका स्लो मूविंग आइटम्स हैं। उसके बाद नॉन मूविंग जो स्लो मूविंग आइटम्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो है धीमी गति से चलने वाली जो आइटम है वो हो गया। और उसी तरह का एनालिसिस वो भी एक ये भी होता है XYZ एनालिसिस। इसमें क्या है कि इसमें जो है इन दिस एनालिसिस द आइटम आर क्लासिफाइड एज X, Y एंड Z बेस्ड ऑन इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ ईच आइटम ऑफ द डेट ऑफ रिव्यू। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द वैल्यू बैलेंस ऑफ बेरेस्ट मिनिमम। इस विश्लेषण में आइटम की समीक्षा की तिथि पर प्रत्येक आइटम के इन्वेंट्री के मूल्य आधार पर XYZ के रूप में वर्गीकृत जाता है। यह संतुलन को न्यूनतम स्तर पर नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है,
अब देखिए एक TOR होता है, टर्नओवर रेशियो, जो आपको जानना जरूरी, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं इसलिए इसको रखा गया है। इसका आपको ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे मिलेंगे, जो जो आपको बताया गया है उन सारे के ऑब्जेक्टिव भी इस मटेरियल में मिलेंगे। लगभग 700 क्वेश्चन को रखा गया है इस मटेरियल में, और स्टोर से जितने भी क्वेश्चन आपके डिपार्टमेंट में यदि आते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ से बाहर नहीं आएंगे। यदि आते भी हैं यहाँ से बाहर, तो यदि आपने इस क्वेश्चन को नहीं बनाया तो कोई दूसरा नहीं बना सकता है, ठीक है। चलिए टर्नओवर रेशियो देखते हैं। इन्वेंट्री क्लोज, जो टर्नओवर रेशियो होता है मतलब किसी भी चीज़ का टर्नओवर रेशियो होता है, कितना आया गया और उसका जो बैलेंस कितना बचा, ये सब का एक रेशियो होता है। तो इन्वेंट्री क्लोजिंग बैलेंस और उसमें हम लोग टोटल इशूइंग ड्यूरिंग द ईयर टू यूज़र्स और कंसाइनी, जो उस साल में यूज़र द्वारा जो इस्तेमाल किया गया उसको अगर डिवाइड कर देंगे टोटल क्लोजिंग बैलेंस से, वही होता है टर्नओवर रेशियो। अब टोटल क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस जो होता है टोटल बैलेंस इन हैंड, हाथ में जो है आपके पास, वही ऑन 31 मार्च ऑन एवरी फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च तक के डेट में आपके पास जो हाथ में जितने भी बैलेंस हैं उसी को क्लोजिंग बैलेंस कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि लिखा हुआ है बिकॉज ऑन द 1 अप्रैल इज क्लोजिंग बैलेंस आर नाउ विल बी ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि 1 अप्रैल से वो अगले फाइनेंशियल ईयर का वो बैलेंस हो जाएगा जिसको ओपनिंग बैलेंस कहा जाता है फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ इशूइंग ईयर, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस का एक ये भी है, निकालने का फॉर्मूला भी है। क्लोजिंग बैलेंस ऑन द प्रेजेंट ईयर निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, जो कि 1 अप्रैल से लागू होता है। मान लिया कि आपने 5 अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस निकाला, तो 1 से लेके 1 अप्रैल तक जो पिछले साल का बैलेंस बचा हुआ था वो भी रहेगा, और 5 तारीख के बीच में जो आपके पास आए वो भी ऐड करना है। इसीलिए प्रेजेंट क्लोजिंग बैलेंस बराबर प्रेजेंट ईयर क्लोजिंग बैलेंस बराबर होता है ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल प्लस रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 31 मार्च, 31 मार्च या उसके पहले जब आप निकाल रहे हैं तब तक के जो बैलेंस हैं उसको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद उसमें से इशूइंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ यूज़र ऑफ कंसाइनी, उसमें से जो आपने इशू कर दिया जो कंसाइनी द्वारा या यूज़र द्वारा, उसको घटा देना है, वही हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रेजेंट ईयर। और उसी में टोटल जो ये है बैलेंस है उसी से डिवाइड करना है तो आपको निकल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए हैं, इसमें से लगभग 700 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे गए हैं। जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं उनको ये मटेरियल दिया जाएगा। बहुत ही मेहनत से ये मटेरियल बनाया गया है, किसी को शेयर नहीं करना है। वंदे भारत हमने बहुत ही मेहनत से बनाया था। अभी वो बहुत ही विस्तार रूप ले लिया है वंदे भारत, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे ऐड भी हो गए हैं। तो उसका भी हम लोग कुछ ही दिनों में उसका जो PDF है उसको लॉन्च करेंगे और उसका वीडियो भी बनाएंगे। जैसे ही यहाँ से PDF दिया जाता है दूसरे लोगों के पास चला जाता है, और अन्य यूट्यूब चैनल वाले भी उसी PDF को अपना नाम देकर बनाने लगते हैं। तो ये बहुत ही दुखद बात होता है, क्योंकि जो भी यहाँ से बड़े सपने और उम्मीद लेकर जो जुड़े हुए होते हैं, अगर उनका रिज़ल्ट रुका तो बहुत ही दुख होता है। एक टीचर होने के नाते और पर्सनली भी मैं बहुत ही मुझे मन लगता है ये काम करने में। ये जो क्लास वर्क है आपका RJ ज्ञान क्लासेस का, उसमें बहुत, और उसमें अगर जुड़े हुए लोगों का रिज़ल्ट मटेरियल शेयरिंग की वजह से नहीं होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये जो भी आप मटेरियल लेंगे यहाँ से जुड़े हुए अपने तक सीमित रखेंगे, किसी को नहीं देंगे, ठीक है। अब बाकी जो बहुत ऐसे हैं टैलेंटेड हैं जिनको विश्वास है कि बिना मटेरियल के भी हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, उनके लिए भी वीडियो का जो इतना पार्ट्स समझाया गया है, बताया गया है, ये आपको एक हम मेरे हिसाब से ये सिर्फ ऐड है, क्योंकि आपको एक बताया जाता है कि हमारे यहाँ इस तरह की तैयारी कराई जाती है, इस तरह के मटेरियल बनाए जाते हैं, और ये देखकर आप जुड़ें, इसीलिए बनाया जाता है, ठीक है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। सभी वीडियो में लास्ट में बताया जाता है कैसे हमसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे ज्वाइन करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर PDF के शुरू में भी, वीडियो के शुरू में भी व्हाट्सअप नंबर दिया गया था, आप उसको देख सकते हैं। फिर से आपको दिया जाता है 812139 0916, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8121390916।
इस पर आप मैसेज कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन का आपको अगर जेई AWM या एमई की तैयारी करते हैं तो 3000 आपको पे करना है टोटल मटेरियल के लिए। इसमें आपको टोटल मटेरियल मिलेंगे, 10 सेट प्रीवियस पेपर दिए जाएंगे आपके स्पेशली डिपार्टमेंट से रिलेटेड। यदि आप कैरेज वर्कशॉप में हैं तो सिर्फ कैरेज वर्कशॉप के ही 10 सेट प्रीवियस पेपर दिए जाएंगे। वैगन वर्कशॉप में है तो वैगन के दिए जाएंगे, CNW में है तो CNW के दिए जाएंगे। AWM की तैयारी करते हैं तो AWM का जो है क्वेश्चन पेपर आपको 10 सेट दिया जाएगा, जो कि हमारे टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। एवरी संडे टेस्ट भी लिया जाता है, तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके लिए अलग से फ़ी है, 150 पर मंथ है टेस्ट का, ठीक है। 150 पर मंथ से आप पेड करके टेस्ट भी दे सकते हैं, मटेरियल ले सकते हैं। टेस्ट देने के लिए मटेरियल लेने का जो फ़ी है वो अनिवार्य है और मटेरियल लेना भी अनिवार्य है। अलग से एक फ़ोन नंबर व्हाट्सअप नंबर भी दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत होता है उसके सोल्यूशन के लिए। जो रिकॉर्डेड क्लास हैं उसके लिंक भी दिए जाएंगे, जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो भी आपको दिए जाएंगे। ये सारे जो कोर्स है उन सब का फ़ी 3000 है। सिर्फ टेस्ट का अलग से पेड करना होता है 150 पर मंथ। टेस्ट भी ज़बरदस्त होता है। एक टेस्ट में 110 क्वेश्चन तो आपको टेस्ट के ही पार्ट होते हैं, बाकी ऊपर से 100 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन अलग से दिए जाते हैं, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप रेगुलर टेस्ट देते हैं और मटेरियल को रेगुलर पढ़ते हैं तो कोई आपका रिजल्ट नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर अगले वंदे भारत का एक विस्तारित रूप से पार्ट्स जो उसके हैं उसको सहित उसके डायमेंशन क्लियरेंस सहित एक PDF बनाया जाएगा, और उस वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।